अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, हामिद मीर पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम एंकर पर्सन हैं, उन्होंने जो अभी बाजवा के हवाले से जो सारा इंटरव्यू दिया है वो बड़ा आई ओपनिंग है। जिसमें बाजवा ने कहा है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं वगैरह वगैरह। मैं उस पर आता हूँ। पहले आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अजीज़ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फोरम, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को बताने की कि एशिया के कंट्रीज़, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, बांग्लादेश वगैरह में क्या अत्याचार होते हैं और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होते हैं। उसका हर महीने एक न्यूज़लेटर आता है। आपको मैंने कहा था कि आपको अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के वेबसाइट पे जाएं और अपने आप को सब्सक्राइब करें और ये सब चीज़ें। अप्रैल का इशू आपके सामने रखता हूँ। मेन स्टोरी हमारी बलूचिस्तान की है। उसमें हमने कोशिश की है कि एक न्यूट्रल अंदाज में बलूचिस्तान का इशू आपके सामने रखें और मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करके ये पूरा आर्टिकल तैयार किया गया है। इसके बाद सेकंड मतलब थर्ड पेज पे बलूचिस्तान के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स के बताई हैं जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। अगली स्टोरी हमारी आर्मेनियन जेनोसाइड है जो तुर्की ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और उस वक्त ऑटोमन अम्पायर थी जब, तब से ये शुरू हो गया था। और ये एक भयानक जेनोसाइड था जिसमें तकरीबन 1.5 मिलियन आर्मेनियन मार दिए गए थे। और वही जो तरीका होता है मुसलमान फ़ौजों का, औरतों को ग़ुलाम बना लेना, बच्चों को ग़ुलाम बना लेना और मास रेप, मर्डर, ये सब चीज़ें। वो आर्मेनियन और पूरी दुनिया आज भी तुर्की से डिमांड करती है कि आप सिर्फ एपोलॉजी इशू कर दें। तुर्की उसको जेनोसाइड मानने पे ही तैयार नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ फॉरगॉटन इश्यूज भी आपके सामने रखें। जैसे पिछले महीने हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंफर्ट वुमेन की स्टोरी रखी थी। फिर एक बड़ा अगली स्टोरी हमारी पाकिस्तान में सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो कि सफाई कर्मचारी हैं, उनकी हालत ज़ार पे है कि उनका क्या हाल है और उनके साथ क्या होता है। उनकी ज़िंदगी की समस्याएं आपके सामने रखी हैं। इसके बाद अगली स्टोरी है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ऑफ बांग्लादेश, जो कि ख़ास तौर पे हिंदूज़ के साथ जो वहाँ पे अत्याचार होता है उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की गई है। और आखिरी स्टोरी है फालन गोंग। फालन गोंग एक्चुअली 90s में एक चाइना में सेक्ट बना था। ये मतलब मुख्तलिफ बुद्धिस्ट और चाइनीज़ जो फिलोसोफर्स हैं उनके जो एजुकेशन थी उसके रोशनी में ये पीस और हारमनी और योगा और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते थे, जिसको चाइना ने बैन कर दिया। और फिर इनके ऊपर ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हुई, इनके अत्याचार हुए। इस बारे में डिटेल बताने की कोशिश की है। अज़ीज़ दोस्तों, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के सोशल मीडिया पेजेस भी एक्टिव हैं। आप इसको सपोर्ट करें। हम एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के न्यूज़लेटर को मोर देन 1,000 लोगों को भेज रहे हैं। वो मोर देन 1,000 लोग मेरी व्हाट्सएप लिस्ट वाले नहीं हैं, वो अलग हैं। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जर्मन पार्लियामेंट के मेंबर, फ्रेंच पार्लियामेंट के मेंबर, अमेरिकन कांग्रेसमैन, अमेरिकन सेनेटर्स और इस तरह पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस, थिंक टैंक्स, इन सब को हम ये भेज रहे हैं। तो ये हमें कोशिश कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। इसमें बेहतरी के लिए भी अगर आप कोई हमें राय दे सकें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और जिस तरह से आप इसको आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। इसके बाद बाजवा के इशू पे आते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के, जहावर पूनावाला, और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस के मालिक हैं।
उनका एक ड्राइवर था गंगा दत्त, जो कि इनकी लेमोजिन चलाता था। एक दिन पुणे में नहीं थे पूनावाला जी, जहवर पूनावाला जी, और उनके ड्राइवर का देहांत हो गया। वो खुद मुंबई में थे उस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, लेकिन जैसे ही इनको अपने ड्राइवर गंगा दत्ता की डेथ का पता चला, उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, सारी कमिटमेंट्स ख़त्म कर दी, और फैमिली से, उनकी गंगा दत्ता की फैमिली से रिक्वेस्ट की कि जब तक मैं नहीं आता आप प्लीज़ इनकी आखिरी जो फाइनल सर्विसेज हैं वो ना कीजिएगा, और उनका अंतिम संस्कार जो होता है वो अभी रहने दीजिएगा, मेरा वेट कर लीजिए। फिर इन्होंने एक हेलीकॉप्टर हायर किया और फ़ौरन वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पे पहुँचे। गंगा दत्ता के दो बेटे थे, एक बेटी थी, सब ने ग्रेजुएशन की, और उनकी बेटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। पूनावाला साहब अपने मेहनती ड्राइवर से बहुत प्यार करते थे। वो फ़ौरन पुणे पहुँचे और गंगा दत्ता जी की फैमिली से कहा कि मैं अपनी लेमोजिन में इनकी अर्थी को शमशान घाट तक ले जाना चाह रहा हूँ। वो लेमोजिन जो सारी ज़िंदगी गंगा दत्ता जी ने चलाई थी। फिर उन्होंने सबसे सरप्राइजिंग काम यह किया कि अर्थी को फूलों से सजाया, उसमें गंगा दत्त जी की मैयत रखी, अर्थी रखी, और फिर वो लेमोजिन जो सारे ज़िंदगी गंगा दत्त जी चलाते थे और पूनावाला जी पीछे बैठते थे, उसको खुद पूनावाला जी ने चलाया और शमशान घाट तक लेके गए। आज़ीज़ दोस्तों, मेरे ये बात बताने का मकसद ये था कि हमारे नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, अमीर लोग, वो बड़े नहीं होते, सारे अमीर बड़े नहीं होते। बड़ा बनने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमारे बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने खिदमतगारों का, अपने नौकरों के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं और उनको घटिया समझते हैं, और उनके मरने के बाद उनका भाव नहीं पूछते। तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जो हमें, इसीलिए मैंने बताई कि ताकि इस तरह आपके सामने चीज़ें रख सकूं। अजीज़ दोस्तों, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मार्शल लॉ के लिए इस वक्त सारे काम हो चुके हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उससे ज़्यादा ख़राब हालात नहीं हो सकते मार्शल लॉ के लिए। इससे भी बेहतर हालात में मार्शल लॉ आते रहे हैं। मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के और अयूब खान के मार्शल लॉ के टाइम पे हालात इससे ज़्यादा बेहतर थे, फिर भी वो मार्शल लॉ आए। तो ये तो हालात इतने ख़राब हैं कि इस वक्त मार्शल लॉ के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और अब मैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ आता हूँ कि अज़ीज़ दोस्तों, जियो टीवी के प्रोग्राम के एंकर हामिद मीर ने अभी, नसीम ज़हरा एक और एंकर हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए कुछ शॉकिंग बातें की, और इन्होंने कहा कि मुझे और 25 और जर्नलिस्ट को बिठा के जनरल बाजवा ने बताया कि हमारे टैंक है ना, वो चलने के काबिल नहीं, टैंकों में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। जनरल बाजवा अपने जर्नलिस्टों को बिठा के ये कह रहे थे कि हमारी फ़ौज इंडिया की फ़ौज से लड़ने के काबिल नहीं। अजीज़ दोस्तों, मैं हामिद मीर की वो वीडियो एंड पे लगा रहा हूँ, आप देखिए। देखें, कश्मीर का चूरन तो खाली पाकिस्तान आर्मी नहीं बेचती, सब बेचते हैं, लेकिन अब कश्मीर का चूरन चलता नहीं है। जैसे कि अभी एक आर्टिकल छपा है जिसमें पाकिस्तान के कश्मीर में जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग रश्क से देखते हैं कि भारत में कश्मीर में क्या तरक्की हो रही है और कितना बड़ा फ़र्क हो गया है। 1947 में पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के लाइफ स्टाइल सिमिलर थे, एक ही थे, लाइफ स्टैंडर्ड सेम था, लेकिन आज ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोग हाईली एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं,
लाइफ फैसिलिटीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पीओके के लोग एजुकेशन वाइज बहुत पीछे हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, लाइफ और सिविल फैसिलिटीज़ इनके पास है नहीं, सिविल राइट्स है नहीं। तो आज ये चूरन बिकता नहीं है। आप हामिद मीर का ये इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें ये बार बार कहते हैं कि कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और ये और वो, ये सब बकवास है। ये कश्मीरियों ने कभी जद्दोजहद नहीं की है, ये पाकिस्तान आर्मी की टेररिज्म थी। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि बाजवा को जब ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त 2019, तो उस वक्त बाजवा ने जब कहा कि अपने जर्नलिस्टों को और ये और वो कि नहीं इसमें हमें कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, तो पीओके के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर ने कहा कि आप हमला कर दें इंडिया पे। तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो जी, हम इंडिया पे क्या हमला करेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से लड़ सकें। ये बाजवा ने क्लियरली कहा था। बाद में भी 2021 में ऐसा हुआ कि कश्मीर पे अजीत डोवल साहब और जनरल फैज़ हमीद उस वक्त के डीजी आईएसआई के दरमियान कई मीटिंग्स हो गई थी और सीज़ फायर हो गया था एलओसी पे, और तकरीबन एक कोई एग्रीमेंट तकरीबन हो गया था जिसमें शायद पीओके कुछ पैसे लेके भारत के हवाले करने का एग्रीमेंट होने वाला था। लेकिन उसमें फिर मामलात ख़राब हो गए, क्योंकि ये बाजवा जब अपनी आर्मी, अपनी कोर, अपने लोगों के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में और सब में जब ये बात रखने लगा था और उसने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान आ रहे हैं अगले महीने और इस पे बाकायदा सिग्नेचर होगा, उस पर फिर उनका वो मामला चला नहीं, इनकी वो स्टोरी चली नहीं, इसलिए कि कश्मीर पे ही तो पाकिस्तान आर्मी ज़िंदा है। अगर कश्मीर का इशू खत सॉल्व हो जाता है तो बाजवा तो चलो नोबेल पीस प्राइज़ भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तो सर्वाइवल नहीं रहेगी ना। तो बाजवा को पाकिस्तान आर्मी इन जनरल इस पे सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। लेकिन ये बड़ा एक शॉकिंग इंटरव्यू है, और अगर वाकई पाकिस्तान में कुछ होता है अगर, तो बाजवा के ऊपर कोर्ट मार्शल बनता है। लेकिन बाजवा तो भाग गया है और इन हालात में वो बाहर बैठे बैठे तो इंटरव्यू दे रहा है, पाकिस्तान वापस आ नहीं रहा। तो अजीज़ दोस्तों, ये मैं आपके सामने ये इंटरव्यू छोटा सा रख रहा हूँ। अगर कॉपीराइट का मसला ना हुआ तो, अगर कॉपीराइट का मसला हुआ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर कर दूंगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, तो बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ
के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। जबकि उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात। एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बैठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बैठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे, तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाह महमूद कुरैशी साहब इस पे बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी, वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाजत नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप इसमें ये देखें कि करनी इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें, बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पे आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ये देखिए, ये बात कर रहा था वो जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के अटैक को नाकाम बनाया। बेशक, ठीक है, बेशक, ठीक है। और किस तरह जो है वो उनका वो पायलट भी पकड़ लिया, और रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते, तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है। आपको याद है ना एक 100 दफा उन्होंने एक और मीटिंग में उन्होंने तनख्वाहों का मसला छेड़ दिया, हर मीटिंग में कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, मेरी इतनी है। और भाई आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका प्रोटोकॉल है, जहाज है आपके पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है। तो वो जनाब बाजवा साहब ने जो किया ना कश्मीर के साथ, तो उसके बाद से जो कश्मीरी हैं वो अभी तक संभल नहीं पाए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सैयद अली गिलानी साहब जो हैं उन्होंने अपनी वफात से पहले जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, एक वीडियो मैसेज। वो उन्होंने पाकिस्तान में अपने कुछ करीबी साथियों को भेज दिया था। मैंने वो सुना, मैसेज सुना हुआ है, यानी देखा, सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ है। उनका ये कहना था ये आदमी परवेज मुशर्रफ से ज्यादा खतरनाक है।
लेकिन फिर वो मैसेज गायब कर दिया गया। लेकिन अभी भी है कुछ लोगों के पास। लेकिन इसको खत्म करने से पहले ये हम कह सकते हैं कि कश्मीरियों में जान है, वो तो लड़ते रहेंगे। हाँ। और पाकिस्तानी अवाम जो है कश्मीरियों के साथ अयूब खान ने धोखा किया, वो उनकी जदोजहद फिर भी चलती रही। कश्मीरियों के साथ परवेज मुशर्रफ ने धोखा किया, उनकी जदोजहद चलती रही। और एक और भी बात आपको बता दूं कि ये जो मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना आजाद कश्मीर के, राजा फारूक हैदर साहब, इन्होंने लंदन जाके नवाज शरीफ को बताया जी कि ये किस तरह 5 अगस्त 2019 का मामला कैसे हुआ था। और बाजवा साहब को पहले से पता था कि इंडिया जो है वो कब्जा करने वाला है, और इन्होंने 2 दिन पहले मुझे बुलाया एक मीटिंग में और कहा कि जी ये होने वाला है, तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आप हमला कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम हमला करने के काबिल नहीं, ये वो। यानी कि आप कह रहे हैं कि राजा फारूक हैदर साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन जाकर बताया कि उन्हें जनरल बाजवा ने बताया। ये कंफर्म्ड है कि जनरल बाजवा मैंने राजा फारूक हैदर साहब से कहा कि राजा साहब आए ना मेरे शो पे आके, तो आप ये बात बताएं। तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला ना हो जाए, ठीक है ना। तो किसी दिन आप कोशिश करें उनको बुलाने की, बहुत कुछ बताएंगे आपको। करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे हमें इंशाल्लाह। चलें, बाकी ईद आप खुशी खुशी मनाएं और अच्छी बातें करें। आज भी बड़ी अच्छी बातें आपने कर दी।